फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड मेडी हब। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है शॉक। ये जो टॉपिक है इसकी वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में हम शॉक के डेफिनेशन, इसके कॉज एंड इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम शॉक के पैथोफिजियोलॉजी और उसके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो इसका थर्ड पार्ट होगा उसमें हम शॉक के डायग्नोसिस के बारे में एंड इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। यानी शॉक क्या है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है क्रिटिकल या सीवियर कंडीशन का अपीयर होना, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ होने की संभावना भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्यों? इनसुफिशियंट ब्लड फ्लो होने की वजह से। अगर हमारे बॉडी में सुफिशियंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसकी वजह से कैरेक्टराइज्ड क्या होता है? इनएडिक्वेट टिश्यूज परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम परफ्यूजन के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रोसेस ही इनएडिक्वेट वे में होने लगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक डिलीवर्ड नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ जितने वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसका रिमूवल अगर समय पे नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे ब्लड में रुकावट आना स्टार्ट हो जाएगा या इनसुफिशियंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ब्लड में इनसुफिशियंसी आना स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से ही शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को हम अनट्रीटेड रखते हैं यानी टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो सेल है वो उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स रहेंगे उसके अंदर भी डैमेजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और एंड में पर्सन की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद हम कॉजेज ऑफ शॉक। ठीक है, यानी जो शॉक है उसके क्या क्या कॉज होते हैं या क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ही ये कंडीशन डेवलप होती है। तो पहला है इसमें हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक होने की वजह से, यानी कि एक सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन के अंदर जो हार्ट का फंक्शन है वो लेस हो जाता है। ठीक है, यानी जो हार्ट होता है वो फंक्शन लेस हो जाता है, जिसकी वजह से ही हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन डेवलप होती है। अगर हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से पर्सन के अंदर शॉक जैसी कंडीशन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन है इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग का होना, यानी कि सिंपल वे में कहे तो हेमोरेज का होना है। यानी कि अगर हेमोरेज बहुत ही ज़्यादा पर्सन के अंदर हो रहा है, सीवियर वे में हो रहा है, तो उसकी वजह से भी पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो भी फ्लूइड है या वाटर है उसका लॉस हो जाना। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी फ्लूइड का लॉस होने की कंडीशन को ही हम डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। और अगर हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है या जितने भी फ्लूइड है वो लॉस हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, यानी किसी भी एलर्जी की वजह से या सेंसिटिविटी की वजह से भी क्या होता है कि उस पर्सन के अंदर शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है बर्न। बर्न की वजह से, बर्न की कंडीशन में भी क्या होता है कि अगर पर्सन बर्न होता है तो उसके बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या जो भी फ्लूइड हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। अगर फ्लूइड लॉस होगा तो उसकी वजह से भी शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वन है इसके बाद इन्फेक्शन, यानी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल हो, वायरल हो या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी क्या होता है ब्लड के फ्लो में इनसुफिशियंसी आने लगती है। अगर इनसुफिशियंसी आना स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से भी शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वन है स्पाइनल इंजरी, यानी स्पाइनल में किसी भी टाइप की इंजरी हो रही है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो उसकी वजह से भी शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट वन है इसके बाद परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड डायरिया, यानी कि वॉमिटिंग और जो डायरिया होने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है या इंक्रीज है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस वॉमिटिंग या डायरिया का होना। ठीक है, तो अगर कंटिन्यू डायरिया या वॉमिटिंग जैसी कंडीशन डेवलप है पर्सन के अंदर, यानी कि फ्लूइड का जो लॉसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से शॉक जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है पॉइजनिंग, यानी कि अगर पर्सन किसी भी कारण की वजह से अगर पॉइजन इंटेक किया है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद
ड्रग रिएक्शन, यानी कि अगर ड्रग का कोई रिएक्शन हुआ या साइड इफ़ेक्ट अपीयर हुआ है तो उसकी वजह से भी शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको कॉज भी इसका समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके बाद टाइप्स ऑफ शॉक, यानी जो शॉक होता है इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जो इसके शॉक के टाइप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा, यानी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपको मेनली आपको 4 टाइप्स ही पढ़ना है। इसमें मेनली आपको 4 टाइप्स ही पढ़ना है। फर्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक, सेकंड है हाइपोवॉल्मिक शॉक, एंड थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, एंड जो फोर्थ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियो का मतलब ही क्या होता है, हार्ट। ठीक है, यानी हार्ट की वजह से अगर कोई शॉक उत्पन्न हो रहा है तो उस शॉक को हम बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, यानी कि अगर जो हार्ट है वो इनएडिक्वेट वे में ब्लड को पंप करने लगे, मीन्स हार्ट का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करना। ठीक है, अगर वो अपना ब्लड को पंप करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ही लॉस्ट कर दे या ब्लड को पंप ना करे, ठीक है, तो हमारे जितने भी ऑर्गन है वहाँ तक ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा, यानी कि जो हार्ट है वो अनेबल हो जाएगा ब्लड को सप्लाई करने में। उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी उसको हम कार्डियोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इसके क्या क्या कॉज होते हैं जिसकी वजह से ये अपीयर होगा। तो कॉज में आपको बताया गया है हार्ट फेलियर की वजह से, यानी हार्ट फेलियर की वजह से, यानी हार्ट अटैक आ रहा है किसी भी पर्सन के अंदर या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम अपीयर हुई है तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन डेवलप होगी। अगर हार्ट फेलियर कंडीशन डेवलप हो गई तो उसकी वजह से पर्सन के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट वन है CAD की प्रॉब्लम, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का होना। नेक्स्ट वन है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के दौरान क्या होता है, इस्केमिक पेन का होना, यानी कि सीवियर ये चेस्ट पेन का होना या कंटिन्यूअस पेन का बने रहना चेस्ट के अंदर। उसकी वजह से भी क्या होता है, पर्सन के अंदर जो शॉक है उसके अपीयर होने के चांसेस या कार्डियोजेनिक जो शॉक है उसके अपीयर होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट वन है अगर कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स या क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो पहला है कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और शॉक जैसी कंडीशन डेवलप होती है, यानी शॉक की कंडीशन में ही कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज यानी सिम्टम्स के रूप में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट वन है इसके बाद डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। ठीक है, डिस्टेंडेड का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो जाना। यानी जो जुगुलर वेन होती है, जुगुलर वेन का काम क्या होता है कि जो अपर टाइप का, यानी कि जो हमारे बॉडी की ब्रेन से या फेस से ईयर से जितने भी ब्लड होते हैं उसको वो क्या करती है, हार्ट तक ले जाने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा। यानी सुपीरियर वेना केवा के थ्रू वो क्या करती है, जो ब्लड है उसको हार्ट तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, अगर वही बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंड हो गई तो जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है SOB। SOB का मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि ब्रीथिंग पैटर्न जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको सांस लेने में भी तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी फ्लूइड है उसका लंग्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कलेक्शन हो जाना, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है या लंग्स के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन डेवलप होगी और आगे चल के वो कार्डियोजेनिक शॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है इसके बाद वीक एंड एब्सेंट पल्स, यानी कि जो पल्स रेट होता है ये भी इरेगुलर हो जाएगा, या तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा या तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से एब्सेंट ही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है पेल स्किन कलर, यानी कि जो स्किन है सिंपल वे में कहे तो स्किन डिस्कलरेशन का होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में कमी होगी तो उसकी वजह से साइनोसिस भी हो सकता है, यानी ब्लू से डिस्कलरेशन भी होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, या जो स्किन का कलर है वो येलोइश दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है इसके बाद कूल टू टच, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, यानी कि हमारे बॉडी में अगर प्रॉपर वे में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा हमारे ऑर्गन्स तक तो वहाँ के जो ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाते हैं।
नेक्स्ट वन है डिक्रीज मेंटल स्टेटस, यानी कि जो उसका मेंटल स्टेटस होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो उसका सिंपल वे में कहे तो डिसओरिएंटेशन होना, यानी उसका टाइम का, प्लेस का, या मतलब जो भी ओवरऑल जो उसका माइंड होता है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को सही समय पे पहचान नहीं पाता। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद एरिथमिया का होना। एरिथमिया का मतलब क्या होता है? इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक है, प्रॉपर वे में ब्लड पंप नहीं होगा, सप्लाई नहीं हो पाएगी ब्लड की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा हार्ट बीट होता है वो इरेगुलर वे में होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद चेस्ट पेन और प्रेशर। चेस्ट पेन और प्रेशर आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में ही मैंने बताया कि उसमें पर्सन के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर इस्चेमिक पेन होता है या चेस्ट पेन का होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कॉज में एमआई प्रेजेंट है तो उसकी वजह से सिम्टम्स में भी आपको चेस्ट पेन या प्रेशर फीलिंग आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट वन क्या है इसके बाद प्रोफ्यूज स्वेटिंग, यानी कि स्वेटिंग का होना, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस स्वेटिंग का होना। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस स्वेटिंग हो रहा है तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इसके बाद लॉस ऑफ एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि वो ध्यान केंद्रित करने की जो कैपेसिटी होती है या कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल होता है वो भी बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक में आपको क्या बताया गया है कि इट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी फ्लूइड है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है। बॉडी फ्लूइड का बहुत ही ज़्यादा एक्सेस लॉस होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर वे में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, यानी कि अगर एनफ ब्लड पंप होगा हमारे बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से जो शॉक उत्पन्न होगा उसको हम हाइपोवॉल्मिक शॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रेजेंट ऑर्गन्स होते हैं वो अपना वर्क करना, यानी मल्टीपल ऑर्गन डैमेजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको डेफिनेशन में बताया गया था। ठीक है। मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना या उसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल फंक्शन लेस हो जाएगा। ठीक है। हाइपोवॉल्मिक शॉक के दौरान ही क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस लॉस होगा। एक्सेस लॉस होने की वजह से हार्ट प्रॉपर वे में अपना ब्लड पंप नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्रॉपर वे में उसे ब्लड नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से जो उसका पंपिंग कैपेसिटी होती है वो लॉस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ उसके अलावा जितने भी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन है वो भी फंक्शन लेस हो जाएंगे। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप का है, यानी कि सबसे ज़्यादा पर्सन के अंदर हाइपोवॉल्मिक शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्या क्या इसके कॉज होते हैं जिसकी वजह से हाइपोवॉल्मिक शॉक अपीयर होता है। तो आपको डेफिनेशन में ही इसके बताया गया कि ब्लड और फ्लूइड का लॉस होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। तो हेमोरेज की कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, यानी हेमोरेज की कंडीशन में किसी कॉज की वजह से अगर हेमोरेज एक्सटर्नली या इंटरनली हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड का लॉस होगा। ठीक है। साथ ही साथ डायरिया, बर्न या वॉमिटिंग। ठीक है। डायरिया, बर्न और वॉमिटिंग की कंडीशन में भी हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड लॉस होता है। अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से शॉक अपीयर होगा। उस शॉक को हम किस नाम से जानेंगे? हाइपोवॉल्मिक शॉक के नाम से जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में फर्स्टली आपको साइलेंट सिम्टम्स में देखने को मिलेगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट होगा या ब्लड को जो पंप करने की जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, यानी कि जो स्किन होती है वो ब्लूइश डिस्कलर में चेंज होने लगेगी, यानी कि स्किन जो कलर है वो ब्लू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। नेक्स्ट वन है पेल स्किन कलर। पेल स्किन कलर का मतलब येलोइश डिस्कलरेशन। ठीक है। यानी कि बॉडी में अगर ब्लड की कमी होगी तो उसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो येलो दिखने लगेगा। अगर वहीं पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसकी वजह से साइनोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है इसके बाद एंजाइटी का होना। एंजाइटी का मतलब चिंता। ठीक है। यानी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड या जो भी ब्लड है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से पर्सन के अंदर हाइपोटेंशन या एंजाइटी जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट वन है रेस्टलेसनेस, यानी बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर बेचैनी बनी रहेगी। रैपिड पल्स, यानी कि जो पल्स रेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्टेड लुक इन दी आई, यानी कि जो आई का लुक होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड दिखेगा, यानी कि जो पर्सन है, सिंपल वे में कहने का मीन्स ये है कि जो पर्सन है उसके अंदर डिसओरिएंटेशन जैसी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी टाइप का शौक हो। ठीक है। नेक्स्ट वन है इनइफेक्टिव
टिश्यूज परफ्यूजन, यानी कि जो कि आपको पहले भी मैंने बताया, परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर वे में अगर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है या ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है या एक्सेस फ्लूइड लॉस होने की वजह से भी क्या होता है कि टिश्यूज के अंदर परफ्यूजन होना स्टार्ट होता है, यानी कि जो भी ब्लड होता है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता। नेक्स्ट इसके बाद थ्रस्ट एंड ड्राई माउथ, यानी कि जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा उसे प्यास लगेगा, ठीक है, या जो उसका माउथ है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने के चांसेस बने रहते हैं या हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है फैटिक। फैटिक का मतलब होता है थकान का होना। नेक्स्ट इसके बाद कूल एंड काम स्किन, ठीक है, कूल एंड काम यानी कि जो उसकी स्किन होगी वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाएगी या बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट वन है इसके बाद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी कि जो उसका मेंटल स्टेटस है या जो उसकी थिंकिंग पावर है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंडीशंस होती है ये टेम्पोररी वे में होती है, परमानेंट वे में नहीं होती। अगर पर्सन इसका ट्रीटमेंट लेता है टाइम पे तो उसकी वजह से जो भी इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस का होना, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसके अंदर किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शंस होना स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसमें आपको डेफिनेशन में ही बताया गया है कि दिस टाइप ऑफ शॉक ऑकर्स when there is any obstruction or blockage present in the blood flow, यानी कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें अगर किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, या ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी एयर बबल्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है, या इम्बोलिज्म या थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है, या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से जो भी आर्टरीज होती है, जो वेंस होती है उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर वे में हो रहा है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो प्रॉपर वे में फ्लो नहीं हो पाएगा, मीन्स हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर हार्ट तक जो ब्लड है वो पहुंच नहीं पा रहा है तो वो ब्लड जो हार्ट है वो पंपिंग पावर जो होती है उसकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हार्ट की पंपिंग पावर डिक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से जो शॉक उत्पन्न होगा उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके क्या क्या कॉज होते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले आपको कार्डियक, इसमें कॉज में आपको पहले लिखवाया गया होगा कार्डियक टेम्पोडेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की लेयर्स होते हैं, मीन्स जो पेरिकार्डियम सैक होता है या जो पेरिकार्डियम लेयर में बनी जो सैक्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो उसका लेवल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हार्ट के ऊपर कंप्रेशन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब कि उसके दौरान क्या होगा कि पेरिकार्डियम सैक के अंदर जो फ्लूइड है उसका लेवल इंक्रीज अगर करेगा तो उसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर बनता है। अगर हार्ट के ऊपर प्रेशर बनेगा तो उसकी जो पंपिंग पावर होती है वो डिक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होना या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी इम्बोलिज्म होने की वजह से, ठीक है, इम्बोलस का फॉर्मेशन या इम्बोलिज्म का कंडीशन अगर डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोटिक स्टेनोसिस, यानी आयोटा का जो आयोटा होता है उसके अंदर स्टेनोसिस की कंडीशन डेवलप होना। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, यानी आर्टरीज का नैरो होना या संकरा होना, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद इंट्राथोरैसिक ट्यूमर। इंट्राथोरैसिक ट्यूमर का कंडीशन में क्या होता है कि जो थोरैसिक कैविटी है उसमें किसी भी तरीके का या ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, ठीक है, यानी जो थोरैसिक कैविटी है उसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद इसकी वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। साइनोसिस यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, यानी स्किन का कलर का ब्लू होना, ठीक है। नेक्स्ट वन है जुगुलर वेन डिस्टेंशन, यानी कि जो जुगुलर वेन होगी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंड हो जाएगी जिसकी वजह से वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है टैकिपनिया। टैकिपनिया का मतलब क्या होता है, रैपिड ब्रीथिंग, यानी कि सांस जो लेने की कैपेसिटी होती है, जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिनरी आउटपुट का डिक्रीज होना है, ठीक है, यानी कि जो यूरिनरी आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन में होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के दौरान होगा। हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी, यानी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन यानी कि जो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है पल्स पैराडॉक्स।
पल्स पैराडॉक्स की कंडीशन में क्या होता है कि जब पर्सन इनहेल करता है, यानी कि जब ब्रीथ के दौरान वो क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन है उसको अगर वो इनहेल करेगा तो उस दौरान जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो फॉल कर जाता है 10 mmHg, यानी कि 10 mmHg जो उसका सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो फॉल हो जाएगा और एक्सहेल के टाइम वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम पल्स पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी कि उसका जो मेंटल स्टेटस होता है या जो थिंकिंग पावर हो जाएगी वो अल्टर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो आई है वो भी डिस्ट्रैक्टेड दिखेगी। ठीक है, उसका जो मेमोरी पावर है वो भी लॉस हो जाएगा। ये सिंपल वे में क्या है तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड को या जितने भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या ले जाना। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि इट ऑकर्स व्हेन पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ मैसिव वैसोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि इस दौरान क्या होगा कि जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस होता है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा। ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होता है तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होते हैं वो 2 टाइप्स से होते हैं। एक होता है पेरिफेरल सर्कुलेशन और जो दूसरा होता है वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि जो स्टमक और चेस्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। पेरिफेरल सर्कुलेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारे लिम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे हाथ पैर है उसमें जो ब्लड का फ्लोइंग या सर्कुलेशन होता है उसको हम पेरिफेरल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो जब हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, तो उसको सर्कुलेट होने के लिए फोर्स की नीड होती है, यानी उसे आगे ले जाने के लिए, ऑर्गन्स तक ले जाने के लिए फोर्स की नीड होती है। ठीक है, तो जो हमारे ब्लड आर्टरीज में प्रेजेंट ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या करता है, ब्लड को आगे की तरफ ले जाने का काम करता है, जिसको कि हम पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस करते हैं। यानी कि जो ब्लड का प्रेशर है जब तक वो रेजिस्ट नहीं होगा तब तक जो ब्लड है वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के दौरान क्या होता है कि जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस होता है ये ही बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जैसी कंडीशन अपीयर हो जाती है। ठीक है, इसके 3 कंडीशंस होते हैं। पहला है एनाफाइलेक्टिक, दूसरा है सेप्टिक और तीसरा है न्यूरोजेनिक। ठीक है, जिसको कि अब आगे चल के एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या ये होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक के दौरान क्या होगा कि ये शॉक स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ओवरवेलमिंग सिस्टमिक वैसोडाइलेशन एंड रिलेटिव हाइपोवोलेमिया। ठीक है, यानी एनाफाइलेक्टिक शॉक के दौरान जो पर्सन होता है उसके अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टमिक वैसोडाइलेशन होता है या हाइपोवोलेमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, सिस्टमिक वैसोडाइलेशन यानी कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा या जो फ्लूइड जो होता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स में आपको पहले बताया गया है स्किन इरप्शन एंड लार्ज बम्प। ठीक है, स्किन इरप्शन का मतलब होता है स्किन का ब्रेकडाउन होना। लार्ज बम्प या लार्ज लंप के नाम से भी हम इसे जानते हैं, यानी गांठ का बनना, यानी कि जो लंप का फॉर्मेशन स्किन के ऊपर या बम्प का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है इसके बाद यूटिकारिया। यूटिकारिया का मतलब क्या होता है, स्किन रैसेस। ठीक है, स्किन रैसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं किसकी वजह से, स्किन के अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई इचिंग हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो यूटिकारिया की कंडीशन में क्या होता है, फूड की वजह से या मेडिसिन के रिएक्शंस की वजह से यूटिकारिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है या एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद प्रूराइटिस। प्रूराइटिस का मतलब क्या होता है, इचिंग का होना, यानी स्किन के ऊपर इचिंग बहुत ही ज़्यादा सीवियर वे में होगा। नेक्स्ट वन है इसके बाद सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन में क्या होगा कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट एयरवेज हैं उसके अंदर स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हाइपोटेंशन की कंडीशन भी बनी रहेगी। ठीक है, लोकलाइज्ड एडिमा भी बना रहेगा, यानी एडिमा फ्लूइड का एक्युमुलेशन बना रहेगा किसी भी लोकल पार्ट में। साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो पर्सन है उसका जो पल्स रेट होता है वो या तो वीक होगा या तो रैपिड होगा। ठीक है, टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट रहेगा, टैकीपनिया यानी कि रैपिड ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक का मतलब क्या होता है,
कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का प्रेजेंट होना, ठीक है। यानी सिस्टमिक इन्फेक्शन क्या होगा, हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। कब, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के दौरान, यानी कि वो इन्फेक्शन जो होता है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है या वायरस होने या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अगर सेप्सिस का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसको कि हम सेप्टिक शॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो सेप्टिक शॉक होता है इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो पहला है पैरिक्सिया, यानी कि फीवर का, बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ठीक है। रिड्यूस कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट होने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। लो एंड एब्सेंट यूरिन आउटपुट, यानी कि उसके अंदर रीनल प्रॉब्लम भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से, यानी पहले मैंने आपको ऑलिगोयूरिया के बारे में बताया जिसमें कि जो यूरिनरी आउटपुट होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक के दौरान भी क्या होगा, ओलिगोयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि उसके अंदर जो यूरिन होगा या तो वो लो होगा या तो बहुत ही ज़्यादा वो एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद वार्म एंड स्वेटी स्किन, जो उसका स्किन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग, यानी अगर वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है या वार्म है तो उसकी वजह से स्वेट का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से जो उसका स्किन है बहुत ही ज़्यादा स्वेटी होगा। साथ ही साथ स्किन के ऊपर क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा रैसेस के फॉर्मेशन हुए रहेंगे या उसके अंदर डिस्कलरेशन जैसी कंडीशन भी डेवलप रहेगी, यानी साइनोसिस या पील स्किन कलर भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। हाइपोटेंशन की कंडीशन, अगर हार्ट से रिलेटेड या शॉक से की कंडीशन है तो उसमें हाइपोटेंशन किसी भी टाइप के शॉक में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी इंक्रीज रहेंगे। नेक्स्ट वन है इसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक से ही आप समझ रहे हैं ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम एराइज हो रही है इसकी वजह से अगर शॉक की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसे हम न्यूरोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं। इसमें आपको क्या बताया गया है कि इट ऑकर्स व्हेन डिसफंक्शन और इंजरी टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के डायलेटेशन होने की वजह से जो हमारा ब्रेन है या जो नर्वस सिस्टम है वो डिसफंक्शन हो रहा है या उसमें इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से भी शॉक उत्पन्न हो सकता है, जिसको कि हम न्यूरोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे, तो साइन एंड सिम्टम्स में इसका होगा अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी कि अगर नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल डिक्रीज आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी थिंकिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी। उसका जो मेंटल स्टेटस है यानी कि जो मेमोरी पावर है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा। उसकी मतलब आई की जो कैपेसिटी होगी यानी विजुअल डिस्टर्बेंस भी होने के चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हाइपोटेंशन, यानी कि जो उसका हार्ट रेट है मीन्स जो उसका ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज रहेगा। टैकीकार्डिया, ठीक है, यानी हार्ट रेट इंक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है टैकीप्निया, यानी ब्रीथिंग पैटर्न उसका बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होगा या बहुत ही ज़्यादा रैपिड होगा। उसका जो स्किन होगा वो वार्म या ड्राई भी हो सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे स्टॉप होता है। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक यू।